गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पढ़ते हैं स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस, यानी कि एंथोसिरोस में बीजाणुद्भिद का परिवर्धन और उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया पढ़ा और फिर निषेचन के बारे में भी पढ़ा। निषेचन के परिणाम स्वरूप ओओस्पोर या जाइगोट का निर्माण होता है और यह डिप्लॉयड ओओस्पोर या जाइगोट बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। इट इज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। जैसे जैसे ये ओओस्पोर साइज में बढ़ता है, ये अपने चारों तरफ एक सेल्यूलोज की वॉल का निर्माण कर लेता है। अपने चारों तरफ सेल्यूलोज की वॉल का निर्माण कर लेता है और साइज में बड़ा होके सबसे पहले ये जो वेंटर की कैविटी है उसको पूरी तरह से भर लेता है, फिर अपने चारों तरफ एक सेल्यूलोज की भित्ति का निर्माण करता है। इस ओओस्पोर में प्रथम विभाजन वर्टिकल डिवीजन होता है। इस वर्टिकल डिवीजन के फलस्वरूप दो सेल्ड एम्ब्रियो का निर्माण होता है और इस दो सेल्ड दो कोशिकीय भ्रूण में फिर अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप एक क्वाड्रेंट स्टेज आती है एम्ब्रियो की, 4 सेल्ड एम्ब्रियो बनता है। इस 4 सेल्ड एम्ब्रियो की प्रत्येक कोशिका में वर्टिकल डिवीजन या उदग्र विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप एक 8 सेल्ड स्टेज 8 कोशिकीय अवस्था बनती है, जिसे हम ऑक्टेंट कहते हैं। इस ऑक्टेंट का जो लोअर हाफ है, 2 हाफ बनते हैं, एक लोअर हाफ एक अपर हाफ। नीचे वाली जो 4 कोशिकाएं हैं, नीचे वाले सोपान की जो 4 कोशिकाएं हैं, उनकी प्रत्येक कोशिका में रेगुलर या इर्रेगुलर डिवीजन के फलस्वरूप एक चौड़ा बल्बस फुट का निर्माण होता है, पाद का निर्माण होता है, जिसमें सेल्स जो हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। और जो ऑक्टेंट की इस 8 सेल्ड स्टेज की जो अपर हाफ है, अपर टायर है, वो उसकी चारों कोशिकाएं जो हैं वो आगे चल के कैप्सूल का निर्माण करती हैं। किस प्रकार से निर्माण होता है ये हम देखते हैं। अपर टायर के अंदर सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। इस पेरिक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप 2 टाइप की सेल्स डिफ्रेंशिएट होती हैं, एक जो बाहर की तरफ होती हैं और दूसरी जो अंदर की तरफ होती हैं। बाहर वाली कोशिकाएं जो हैं उन्हें हम एम्फीथीसियम कहते हैं और जो अंदर की कोशिकाएं हैं उन्हें हम एंडोथीसियम कहते हैं। इस एम्फीथीसियम लेयर में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप आउटर और इनर सेल्स बनती हैं। आउटर जो है वो स्टीराइल लेयर बनती है और इनकी सेल्स को हम जैकेट एंड इनिशियल्स बोलते हैं। अंदर की जो सेल्स होती हैं वो फर्टाइल होती हैं, यानी कि और ये फर्टाइल सेल्स जो हैं इन्हें हम आर्चीस्पोरियम कहते हैं। इन्हें हम स्पोरोजिनस सेल्स भी कहते हैं और आर्चीस्पोरियम भी कहते हैं। जैकेट इनिशियल्स में एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप, विभाजनों के फलस्वरूप 4 से 5 लेयर्ड कैप्सूल वॉल का निर्माण होता है, जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाती है और जिसके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब ये जो आर्चीस्पोरियम है, इस आर्चीस्पोरियम या स्पोरोजीनस सेल्स में जो सेल्स हैं ये सिंगल लेयर्ड होती हैं। इसमें 2 प्रकार की सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं। एक होती हैं स्पोर मदर सेल्स, जिसको हमने SMC से डिनोट कर रखा है, और एक होती हैं इलेटर मदर सेल, जिसे हमने EMC से डिनोट कर रखा है। SMC में या स्पोर मदर सेल्स के अंदर रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप क्या होगा, स्पोर टेट्राड्स बनेंगे और इलेटर मदर सेल्स जो हैं इनके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन या ऑब्लिक सेप्टा के निर्माण के फलस्वरूप 3 to 4 सेल्ड स्यूडो इलेटर्स का निर्माण होता है। ये तो है आउटर एम्फीथीसियम के बारे में। जो इनर एंडोथीसियम है, इनर पार्ट है उस टायर का, जिसमें जो कि पेरिक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप बनता है, इसके अंदर सेंट्रल स्टीराइल पार्ट
डेवलप करता है ये कैप्सूल का जो मध्य का पार्ट है और ये पार्ट जो है वो स्टीराइल होता है ये बंध्य होता है, जननक्षम नहीं होता। ये पार्ट जो है इसे हम कॉल्यूमेला या स्तंभिका कहते हैं। इस स्तंभिका में या कॉल्यूमेला में 16 वर्टिकल रोज होती हैं और प्रत्येक रो के अंदर स्टीराइल सेल्स पाई जाती हैं। अब देखिए कि जैसे ही स्पोरोफाइट की एपिकल ग्रोथ रुक जाती है, जैसे ही ये डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है किसमें, जैकेट सेल्स में, आर्चीस्पोरियम में और कॉल्यूमेला में। जैसे ही अपर टायर के अंदर विभाजन शुरू हो जाते हैं तो स्पोरोफाइट की जो ग्रोथ है वो वहीं पे सीज हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है। ऐसी अवस्था के अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम डेवलप होता है कैप्सूल के बेस में। कैप्सूल के आधार पर इंटरकैलरी मेरिस्टम या जो हम ये कह सकते हैं अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक जो है वो डेवलप होता है। एंथोसिरोस का जो यंग स्पोरोफाइट है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के द्वारा सेफ रहता है, उसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। ये कैलिप्ट्रा जो है वो कहाँ से डेवलप होता है, ये आर्चिगोनियम को गैमीटोफाइट का जो टिश्यू पार्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, उससे डेवलप होता है। इट डेवलप्स मेनली फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द गैमीटोफाइट सराउंडिंग द आर्चिगोनियम। वेंटर वॉल की कोशिकाएं भी इस कार्य में अपना योगदान देती हैं, यानी कि कैलिप्ट्रा के निर्माण में जो आर्चिगोनियम के बाहर की तरफ गैमीटोफाइट का पार्ट और कुछ जो है वेंटर की जो वॉल होती है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है और ये मिलके कैलिप्ट्रा का निर्माण करते हैं। मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर कैलिप्ट्रा एक ट्यूबुलर शीथ या आधार पर एक कॉलर के रूप में डेवलप होता है, यह हमें दिखाई देता है। ये डायग्राम देखिए, ये एक मैच्योर स्पोरोफाइट का डायग्राम है। एक्सटर्नली ये जो मैच्योर स्पोरोफाइट है इसमें एक थिन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि थैलस की डॉर्सल सरफेस पे हमें नज़र आती है। इसकी लेंथ जो है 2 से 15 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है। एक कॉलर लाइक इन्वॉल्यूकर पाया जाता है इसके बेस पर। यंग स्पोरोफाइट ग्रीन कलर का होता है, परंतु जैसे जैसे ये मैच्योर होता है इट टर्न्स डार्क येलो या ब्लैक कलर का। मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक होता है फुट और एक होता है कैप्सूल। इसके साथ साथ इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सीटा भी पाया जाता है। क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सीटा, यानी कि अंतर्वेशी विभज्योतिकी क्षेत्र भी पाया जाता है, जिसे हम संपुटिका व्रंत कहते हैं या सीटा कहते हैं। कैप्सूल जो है एक लॉन्ग ब्रिसल या हॉर्न या सींग की तरह लगता है। थैलस की डॉर्सल सरफेस पे एक सींग नुमा संरचना के रूप में ये कैप्सूल्स जो है इस प्रकार से ग्रो करते हैं। इसलिए एंथोसिरोस को एक जो कॉमन नेम है वो इसका दिया गया है हॉर्न वाट्स। ये सीटा वैसे तो कोई डिस्टिंक्ट रीजन नहीं है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन ये जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन के रूप में फुट और कैप्सूल के बीच में पाया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है, मैं आपको डायग्राम के साथ साथ इसको समझते रहिए, मैं आपको पढ़ाती हूँ। फुट इस प्रकार से जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नली मैंने आपको बता दिया, फुट और कैप्सूल बीच में मेरिस्टेमेटिक जोन होती है जिसे सीटा के रूप में नामकरण, जिसको सीटा के रूप में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरनली
ये जो फुट है वो स्पोरोफाइट का बेसल बल्बस पार्ट होता है, जिसमें कि वैक्यूलेटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। फुट का जो ये पार्ट है, ये फुट की सेल्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और मिनरल और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करती हैं। कहाँ से? गैमीटोफाइट से, क्योंकि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। किसके लिए? स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के लिए फुट की जो थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, जो वैक्यूलेटेड होती हैं, जो कि रिक्तिका युक्त कोशिकाएं होती हैं, वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं। कैप्सूल, अपर पार्ट जो है वो कैप्सूल होता है। कैप्सूल जो है इसमें इस प्रकार से ये एक बेलनाकार संरचना है जो थैलस पर सीधे खड़ी रहती है। मैंने साइज़ आपको बता दिया, 5 to 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। एक है कैप्सूल वॉल, एक है कैप्सूल वॉल, दूसरा है स्पोरोजिनस टिश्यू और थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर कॉल्यूमेला, या हम हिंदी में इसे स्तंभिका भी कहते हैं। कैप्सूल वॉल जो है ये 4 to 6 लेयर्स ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, इसमें वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स पाई जाती हैं, जो कि बाहर की तरफ एक थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल से प्रोटेक्टेड रहती हैं। एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं और इनमें हायर प्लांट्स की तरह गार्ड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। कैप्सूल वॉल की सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए जो एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट है वो कैपेबल है ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, परंतु ये जो मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। कैप्सूल का जो एपिकल रीजन है, उसके जो एपिडर्मिस का पार्ट है, उसमें 2 to 4 शैलो ग्रूव्स पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, और इन्हीं ग्रूव्स की सहायता से कैप्सूल जो है वो डेहिसिस होता है या कैप्सूल के अंदर विस्फोटन होता है। सेकेंड पार्ट है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू एक सिलेंडर या बेलनाकार संरचना के रूप में कॉल्यूमेला के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, बेस से लेकर टिप तक। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, अदर लिवर वर्ड्स की तरह से नहीं है। एंथोसिरोस के में स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो कॉल्यूमेला को ओवर आर्च करता है, उसको डोम शेप की तरह कवर कर लेता है। आर्चिस्पोरियम सिंगल लेयर्ड होता है और इट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड, कैप्सूल के आधार पर ये अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, परंतु अपर रीजन के अंदर इसमें हम क्लियरली स्पोर टेट्राड्स और स्यूडो इलेक्टर्स हमें रेगुलर ऑल्टरनेटिव ब्लॉक्स के अंदर अरेंज किए हुए नज़र आते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देखिए, यहाँ देखिए इस प्रकार से ये अपर रीजन के अंदर इस प्रकार से होता है, लोअर रीजन के अंदर ये इस प्रकार से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई तरीके से नहीं पाया जाता। ये बीच बीच में यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन भी इनका काट के आपको दिखाया गया है। इलेटर्स सिंपल या ब्रांच्ड होते हैं और दीज आर कंपोज्ड ऑफ 1 to 4 सेल्स ऑफ इरेगुलर शेप। एंथोसिरोस में जो इलेटर्स होते हैं इनमें थिकनिंग बैंड्स नहीं पाए जाते, इसलिए हम इन्हें स्यूडो इलेटर्स भी कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्पोरोफाइट का है वो है कॉल्यूमेला यानी कि स्तंभिका। स्तंभिका यानी कि ये जो बीच का पार्ट है, दिस इज वन, यहाँ से लेके ये कॉल्यूमेला। सेंट्रल स्टीराइल पार्ट है जो कि नीचे से लेके फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ द कैप्सूल तक ये पूरी लेंथ में एक्सटेंड करता है। इसमें 16 वर्टिकल रोज ऑफ थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं जिसमें इलोंगेटेड सेल्स भी पाई जाती हैं। कॉल्यूमेला का मुख्य फंक्शन क्या है, यानी कि स्तंभिका हमने इसे कहा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है क्योंकि कैप्सूल कमज़ोर है, टेंडर है, नाजुक है और इलोंगेटेड है। और साथ ही साथ ये कॉल्यूमेला जो है ये हेल्प करता है स्पोर्स को डिस्पर्स होने में, स्पोर्स के डिस्पर्सल में। विभिन्न
सर्टेन इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कॉल्यूमेला की सेल्स जो है वो, जो इलोंगेटेड कॉल्यूमेला की सेल्स हैं वो वाटर कंडक्टिंग का काम भी करती हैं। तो ये हो गया कैप्सूल के बारे में। फुट का मैंने आपको बता दिया, सीटा जो है वो बीच में कनेक्टिंग पार्ट है। अब डेहिसेंस कैसे होता है कैप्सूल का? एंथोसिरोस का जो कैप्सूल है, इसका स्फुटन या जो डेहिसेंस है वो टॉप से बेस की ओर वर्टिकल लाइंस के थ्रू होता है, यानी कि शीर्ष से आधार की ओर वर्टिकल लाइंस ऑफ डेहिसेंस सेल्स की वॉल्स के टूटने से होता है, जिसमें कि दो वॉल्व बन जाते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एपिडर्मिस में इस प्रकार से थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं, जो कि ग्रूव्स पाए जाते हैं, जो कि विस्फोटन के टाइम पे काम पे आते हैं। शीर्ष पर ये विघटित नहीं होते और एक दूसरे से इंटरट्वाइंड रहते हैं, और जब इसका कैप्सूल का डेहिसेंस होना होता है तो ये नैरो स्लिट्स जो हैं वो कैप्सूल वॉल में बनती हैं। शैलो ग्रूव्स के साथ साथ ये नैरो स्लिट्स बन जाती हैं, जो कि नैरो स्लिट्स धीरे धीरे, गैप्स जो बनते हैं ये धीरे धीरे चौड़े हो जाते हैं और इस प्रकार से ये टॉप से बेस की तरफ एक्सटेंड होते हैं। कैप्सूल वॉल इस प्रकार से 2 या 4 वॉल्व्स के अंदर स्प्लिट होती है। इनिशियली ये वॉल्व्स टिप पे अटैच होती हैं, परंतु जैसे ही वॉल्व्स ड्राई होते हैं और ट्विस्ट होते हैं वैसे ही ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और स्पोर्स को ये अंदर से बाहर की ओर धकेलती हैं, स्पोर्स और इलेटर्स को। इस प्रकार से ये जो स्पोर्स का डिस्पर्सल है वो फैसिलिटेट होता है एयर करंट्स से। तो इस प्रकार से ये बाहर की तरफ सारे स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। नाउ ये हैप्लॉइड स्पोर्स आर द मदर सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफाइट बन गया, अब हमने नेक्स्ट जनरेशन में एंटर करना है। यंग गैमेटोफाइट किस प्रकार से बनता है? ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो डिस्पर्स होकर बाहर आए हैं, दीज आर द, ये मात्र कोशिका हैं किसकी? युग्मकोद्भिद पीढ़ी की। स्पोर्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हो जाते हैं स्वयं को, और स्पोर वॉल जो है ये डिफ्रेंशिएट होती है आउटर थिक, ओपेक और स्कल्पचर्ड एक्सोस्पोर में, और अंदर की तरफ इसके अंदर एंडोस्पोर पाया जाता है। एंडोस्पोर, वो अंदर वाली वॉल जो है वो एंडोस्पोर होती है, ये थिन और स्मूथ होती है। स्पोर्स यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। ऑयल भी पाया जाता है और कलरलेस प्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं। सुटेबल सबस्ट्रेटम पर आने के पश्चात या तो ये तुरंत ही स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं या फिर ये थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड ले लेते हैं और फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल अप होकर ये इनकी एक्सोस्पोर्स जो है, जो बाहर की वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है ट्राइरेडिएट रिज के द्वारा, और एंडोस्पोर एक लॉन्ग जर्म ट्यूब के थ्रू बाहर की तरफ निकल आती है। स्पोर के जो कंटेंट्स हैं उस जर्म ट्यूब के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं और जो प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड्स थे वो अब ग्रीन हो जाते हैं। 2 सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं एट द टिप ऑफ द जर्म ट्यूब, और दोनों ये सेल्स, इनके अंदर वर्टिकल डिवीज़न होता है एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, जिससे ऑक्टेंट बन जाता है, 8 सेल्ड स्टेज आ जाती है, और ये 8 सेल्ड स्टेज जो है जर्म ट्यूब या स्पोरलिंग की आगे चलकर नए गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये एंथोसिरोज की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताई गई है लाइफ साइकिल की। एंथोसिरोज के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ट्यूबर्स के द्वारा, डेथ एंड डिके के द्वारा। थैलस के ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर देखिए एंथ्रीडियम बना, आर्चिगोनियम रिकग्नाइज हुआ, एंथ्रीडियम में एंथीरोजॉइड का निर्माण हुआ, आर्चिगोनियम में एग का निर्माण हुआ। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण हुआ।
जाइगोट जो है इसमें डिवीजन्स होते हैं, इस जाइगोट से डिवीजन्स के फलस्वरूप यंग स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। यंग स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट होती है जिसमें मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप स्पोर टेट्राड्स बनते हैं। ये स्पोर टेट्राड सेपरेट होकर डिफरेंट स्पोर्स जर्मिनेट होकर फिर से गेमीटोफाइट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से दो सुस्पष्ट रूप से जनरेशन्स पाई जाती हैं, गेमीटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन, यानी कि मियोटिक फेज और माइटोटिक फेज। तो दिस इज ऑल अबाउट एंथोसिरोस। यहाँ पर हमारा 5th यूनिट का एंथोसिरोस टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्फेगनम के बारे में। थैंक यू।